ये यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी है। 12 अक्टूबर 1972 को एक छोटा चार्टर्ड प्लेन उरुग्वे से उड़ान भरते हुए चिली की राजधानी सैंटियागो की ओर जा रहा था। इस विमान में 45 लोग सवार थे, जिनमें उरुग्वे के एक लोकप्रिय क्रिश्चियन क्लब के 19 रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार व दोस्त शामिल थे। हर साल अक्टूबर में यह यात्रा केवल एक उड़ान से ज्यादा होती थी। यह एक छुट्टी जैसा महसूस होता था। हर साल टीम सैंटियागो जाती थी ताकि चिली की नेशनल रग्बी टीम के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सके, जो इस यात्रा को प्रतिस्पर्धा और छुट्टी दोनों का एक मिला जुला अनुभव बनाता था। यह विमान कोई साधारण यात्री विमान नहीं था। यह एक फेयरचाइल्ड FH-227D था, जो उरुग्वे एयरफोर्स का सैन्य विमान था, जिसे अक्सर नागरिकों को किराए पर दिया जाता था क्योंकि सेना का बजट सीमित था। उड़ान का नियंत्रण एक अनुभवी पायलट कैप्टन फेराडास के हाथों में था, जो पहले कई बार एंडीज पर्वतों पर उड़ान भर चुके थे और उनके पास 5000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव था। उनके साथ को-पायलट लागुरारा थे, जो एक ट्रेनी पायलट थे जो इस चुनौतीपूर्ण एंडीज मार्ग को सीख रहे थे। उनके रास्ते में एक खतरनाक क्षेत्र प्लंचॉन पास पड़ता था, जो अपने अचानक और खतरनाक मौसम के बदलावों के लिए जाना जाता था। शुरुआत में उड़ान एकदम सामान्य थी और सभी यात्री काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विमान एंडीज के करीब पहुंचा, मौसम खराब होने लगा, जिसके कारण उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में रात के लिए रुकना पड़ा। यात्रियों ने इसे एक मजेदार अनुभव माना और कई लोगों ने देरी के दौरान वाइन भी खरीदी। अगले दिन 13 अक्टूबर को आसमान साफ था और विमान ने फिर से दोपहर के करीब 2:18 पर उड़ान भरी। सभी यात्री चिली पहुंचने के लिए उत्साहित थे। शुरुआती घंटों में सब कुछ सामान्य था और माहौल खुशनुमा था, लेकिन वे सीधे एंडीज की ओर बढ़ रहे थे, जो दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यात्रा अब एक भयानक और अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही विमान एंडीज पर्वतमालाओं के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचा, पायलट सावधान हो गए। उन्हें पता था कि इन पर्वतों की चोटियों की ऊंचाइयां इतनी ऊंची थीं कि विमान की अधिकतम ऊंचाई, जो 22,500 फीट थी, से भी ऊंची थी। कुछ चोटियों की ऊंचाई तो 22,800 फीट तक थी, जो इस उड़ान को और भी जोखिम भरा बना रहा था। दोपहर के 3:21 पर विमान को एक तंग मार्ग प्लंचॉन पास से गुजरना था, जिसमें काफी सतर्कता की जरूरत थी। ट्रेनी को पायलट लेगुरारा को इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उड़ान अभ्यास के लिए नियंत्रण सौंपा गया। उन्होंने सोचा कि वे सैंटियागो के करीब पहुंच गए हैं और दोपहर 3:24 पर सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। लेगुरारा ने बताया कि वे क्यूरिको के पास हैं और अनुमान लगाया कि वे सैंटियागो 8 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन्होंने विमान को 10,000 फीट तक नीचे लाने की अनुमति मांगी, लेकिन यहां पर को-पायलट ने एक गंभीर गलती कर दी। विमान अभी भी पहाड़ों में था और क्यूरिको से काफी दूर था। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, विमान घने बादलों और तेज हवाओं में फंस गया, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई और विमान बुरी तरह हिलने लगा। यात्री, जिनमें रग्बी खिलाड़ी भी थे, इस झटके को मजाक में ले रहे थे और हंसी मजाक करके तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, लेकिन उन्हें केवल बादल ही दिखाई दे रहे थे। अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलटों ने भय के साथ महसूस किया कि वे एक पहाड़ के बहुत करीब थे, जो बादलों में छुपा हुआ था। उन्होंने विमान को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान का पिछला हिस्सा एक पहाड़ से टकराया और तुरंत उसका टेल टूटकर अलग हो गया। कुछ यात्री जो अपनी सीटों में बंधे हुए थे, विमान से बाहर गिर गए और ठंडी पहाड़ियों में खो गए। फिर एक और पहाड़ से टकराकर विमान का बायां पंख भी अलग हो गया। अब बिना पंखों और टेल के विमान का मुख्य हिस्सा एक बर्फीले ग्लेशियर पर तेजी से फिसलने लगा, लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कई बार टकराते हुए अंत में यह एक ढलान पर आकर रुका
जिसके बाद विमान के कुछ हिस्से चारों ओर बिखर गए। चमत्कारिक रूप से विमान में सवार 45 लोगों में से 33 जीवित बच गए। जैसे ही बचे लोग मलबे से बाहर निकले, वे ठंडी हवाओं और कड़ाके की ठंड से घिर गए। एंडीज की ऊंचाई पर स्थित इस एकांत और दुर्गम पहाड़ी ढलान पर जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, चारों तरफ बर्फ और ऊंची चोटियां थीं। यहां उनके लिए जीवित रहना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। उनके पास केवल वही कपड़े थे जो वे पहले से पहन रखे थे, जो हल्के गर्म मौसम के लिए उपयुक्त थे। दुर्घटना के बाद के शुरुआती क्षण बहुत ही उथल-पुथल से भरे थे। कुछ जीवित लोग गंभीर रूप से घायल थे, कुछ सदमे में थे, कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जबकि अन्य अपने परिवार या दोस्तों की तलाश मलबे में कर रहे थे। बचे हुए लोगों में 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो थे, जिन्होंने तुरंत घायलों की सहायता शुरू की। उनके पास कोई मेडिकल सामान नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उनके पास था उसका उपयोग उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा के लिए किया। कपड़े या सामान के टुकड़ों को उन्होंने पट्टियों और टूटी हड्डियों के सहारे के रूप में उपयोग किया। कैनेसा और जर्बिनो मलबे में घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति की चोटों का आकलन करने लगे, ताकि सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को पहले मदद मिल सके। उनमें से एक सबसे गंभीर घायल व्यक्ति फर्नांडो पराडो था, जिसके सिर में गंभीर चोट आई थी और वह बेहोश था। कैनेसा और जर्बिनो को डर था कि वह जीवित नहीं बच पाएगा। जैसे जैसे उन्होंने घायलों का उपचार जारी रखा, उन्हें अपनी सीमित संसाधनों का बखूबी एहसास हो गया। इस बीच कुछ बचे लोग बाहर स्थिति का जायजा लेने गए। उन्होंने देखा कि विमान का पिछला हिस्सा दुर्घटना के दौरान पूरी तरह से टूटकर अलग हो गया था, जिसमें आवश्यक सामान, अतिरिक्त कपड़े और भोजन भी चला गया था। मलबे के अंदर उन्हें केवल थोड़ी सी खाद्य सामग्री मिली। 8 चॉकलेट बार, मसल्स का 1 टिन, जैम का 1 छोटा जार, मूंगफली का 1 पैकेट, कुछ खजूर, सूखे बेर और वाइन की कुछ बोतलें। यह मात्रा 33 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सभी बचे लोगों ने अपनी सारी खाद्य और पेय सामग्री एक जगह इकट्ठा की और उसे बहुत सावधानी से बांटने का निर्णय लिया। भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर दिन दिया जाने लगा, ताकि वह ज्यादा समय तक चल सके। पानी के लिए उन्होंने बर्फ इकट्ठा की और उसे खाली वाइन की बोतलों में भरकर धूप में धीरे धीरे पिघलने दिया। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी और कई लोग पानी के लिए इंतजार करते हुए परेशान हो गए थे। 13 अक्टूबर की रात जैसे जैसे ढलने लगी, बचे हुए लोग एंडीज में अपनी पहली ठंडी रात का सामना करने के लिए मजबूर थे। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए वे सभी मलबे के अंदर एक साथ सिमट गए। उन्होंने सीट के टुकड़ों और सामान का उपयोग विमान के खुले हिस्से को ढकने के लिए किया, ताकि ठंडी हवा से थोड़ी सुरक्षा मिल सके। फिर भी तापमान लगातार गिरता रहा और उनके लिए सोना असंभव हो गया। जैसे जैसे रात गुजरती गई, वे इस आशा से चिपके रहे कि सुबह होते ही बचाव दल आएगा। उन्हें लगा कि दुर्घटना की खबर चिली और उरुग्वे तक पहुंच गई होगी और जल्द ही एक खोजी दल भेजा जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त विमान एक खड़ी पहाड़ी पर बर्फ में ढका हुआ था, जिससे इसे ऊपर से देख पाना कठिन था। उनमें से हर किसी को उम्मीद थी कि सुबह होते ही बचाव दल आ जाएगा, लेकिन 14 अक्टूबर की सुबह जब हुई तो उनकी उम्मीदें टूट गईं। कोई मदद नहीं आई। उन्हें इस सत्य का सामना करना पड़ा कि वे पूरी तरह अकेले थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान एक खड़ी पहाड़ी पर बर्फ में ढका हुआ था, जिससे इसे ऊपर से देख पाना मुश्किल था। साथ ही सूरज की तेज चमक बर्फ पर टकराकर उनकी आंखों में जलन और धुंधलापन पैदा कर रही थी। इस स्थिति को स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। उनकी ताकत लगातार घट रही थी, लेकिन कुछ बचे हुए लोगों ने मदद का इशारा करने की कोशिश की। उन्होंने बैगों से लिपस्टिक और नेल पॉलिश इकट्ठा की और प्लेन के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की। उम्मीद थी कि अगर कोई विमान ऊपर से गुजरे तो ये चमकीले अक्षर पायलट की नजर में आ जाएं, लेकिन जल्द ही उनका सामान खत्म हो गया और वे इसे पूरा नहीं कर सके।
उन्होंने बैग और अन्य सामान को बर्फ पर क्रॉस के आकार में भी सजाया ताकि ऊपर से इसे आसानी से देखा जा सके। जैसे जैसे रात होती गई, तापमान और भी गिरता गया और उन्हें एक और ठंडी रात का सामना करना पड़ा। उनमें से कई और कमजोर हो चुके थे। दुर्भाग्यवश 5 और यात्रियों ने रात में ही दम तोड़ दिया। उनकी मौत का दुख बाकी बचे लोगों पर भारी पड़ रहा था। अब उनकी संख्या केवल 28 रह गई थी। अक्टूबर 15 की सुबह बचे हुए लोगों ने भारी दिल के साथ फैसला लिया कि उन्हें अब जीवित रहने के लिए कुछ और करना होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी। उन्हें अब महसूस हो गया था कि वे शायद लंबे समय तक फंसे रहेंगे। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में खाना शुरू किया। कभी एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा खा लेते तो कभी वाइन की एक घूंट पी लेते। यह उन्हें थोड़ा सहारा जरूर देता था, लेकिन भूख की तड़प हमेशा बनी रहती थी। 16 अक्टूबर को, यानी दुर्घटना के 3 दिन बाद, फर्नांडो पराडो कोमा से जाग जाते हैं। उनके सिर में गंभीर चोटें थीं और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह बच पाएंगे। जब वह होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मां इस हादसे में मारी गई हैं और उनकी बहन गंभीर रूप से घायल है। यह खबर सुनकर वह टूट जाते हैं, लेकिन अपनी बहन को बचाने की उम्मीद में अपना खाना और पानी उसे दे देते हैं। दुर्भाग्यवश 8 दिन बाद उनकी बहन की हालत और बिगड़ जाती है और वह भी दम तोड़ देती है। अपनी बहन को खोने का दुख फर्नांडो पराडो के लिए अत्यंत दर्दनाक था, लेकिन इसने उन्हें एक नई दृढ़ता दी, खुद को और दूसरों को बचाने के लिए। बीतते समय के साथ वे कभी कभी ऊपर से विमान उड़ते हुए सुनते और हर बार वे मदद के लिए हाथ हिलाते और चिल्लाते, लेकिन सफेद प्लेन बर्फीले पहाड़ों के बीच से दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। हर असफल कोशिश के बाद वे और भी हताश और अकेला महसूस करने लगे थे। 21 अक्टूबर को, दुर्घटना के 8 दिन बाद, उन्होंने एक छोटा रेडियो चालू करने में सफलता पाई, लेकिन जो उन्होंने सुना वह बेहद निराशाजनक था। रेस्क्यू टीम ने मान लिया था कि इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है और उन्होंने तलाश भी बंद कर दिया है। यह खबर सुनकर कई लोग टूट गए और रोने लगे, जैसे उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई हों। लेकिन फर्नांडो पराडो ने कुछ अलग महसूस किया। उन्होंने चुपचाप एक निर्णय लिया कि यदि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा तो वह खुद को और अपने साथियों को बचाने का रास्ता निकालेंगे। उस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक अविश्वसनीय योजना बनानी शुरू की। जब उन्होंने सुना कि बचाव टीमों ने उम्मीद छोड़ दी है तो वे दुखी हुए, लेकिन उन्हें अब समझ आ गया था कि वे अब ऐसे ही बैठकर मृत्यु का इंतजार नहीं कर सकते। 11वें दिन तक भूख असहनीय हो गई थी और वे लगातार कमजोर होते जा रहे थे। कुछ लोग इतने दुबले हो गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, न तो कोई जानवर, न कोई पौधा और न कीड़े। उनकी खाने की सारी चीजें खत्म हो चुकी थीं और यहां तक कि सीटों के चमड़े को चबाने से भी उन्हें उल्टी होने लगी थी। इस स्थिति में एक मेडिकल छात्र रॉबर्टो कैनेसा ने एक चौंकाने वाला सुझाव दिया कि जीवित रहने के लिए उन्हें उन लोगों के शवों को खाना होगा जो इस दुर्घटना में पहले ही मारे जा चुके थे। यह एक भयावह विचार था, लेकिन कैनेसा ने समझाया कि शायद यही उनका जीवित रहने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। घंटों तक उन्होंने इस फैसले पर बहस की और इसके दर्द का सामना किया। ये वही लोग थे जिनके साथ वे हंसे, खुशियां बांटी और कुछ दिन पहले तक साथ में वक्त गुजारा था। यह विचार दिल तोड़ देने वाला था, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने इस पर सहमति बनाई कि अगर उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहता है तो उनके शरीर को दूसरों के जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैनेसा ने सबसे पहले कोशिश की। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा खाया, यह जानते हुए कि यही उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। धीरे धीरे बाकी ने भी उसका अनुसरण किया, भले ही उनके लिए यह भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक था। एक रात जब वे ठंड से बचने के लिए विमान के अवशेषों में इकट्ठे हुए थे, तभी उन्हें एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अचानक बर्फ का एक विशाल हिमस्खलन विमान के मलबे पर आ गिरा, जिससे वे बर्फ के नीचे दब गए, अंधेरे में फंसे और चारों ओर बर्फ से घिरे।
वे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे और डर से कांप रहे थे। 2 लंबे दिनों तक उन्होंने बर्फ में खुदाई की, बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यह थकाऊ था, न तो हवा थी और न ही रोशनी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे एक छोटा सा सुरंग बनाकर बाहर निकलने में सफल हुए। दुख की बात है कि हिमस्खलन ने उनके 8 और साथियों की जान ले ली। अब केवल 19 लोग बचे थे। हालांकि फर्नांडो पराडो ने हार नहीं मानी। हर दिन पराडो पहाड़ों का अध्ययन करते हुए बचने का रास्ता ढूंढने के बारे में सोचते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वहां रुके रहने का मतलब और भी जानों का नुकसान होगा। अंदर ही अंदर उन्होंने एक मजबूत संकल्प महसूस किया कि अगर उनके पास कोई भी मौका बचने का है तो वह उसे हासिल करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार है। उनके इस संकल्प ने दूसरों को प्रेरित किया और उनके साहस ने उन्हें एक उम्मीद दी। वे नहीं जानते थे कि वे बच पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर अंतिम समय तक लड़ने का निश्चय कर लिया। दुर्घटना के 2 महीने बाद फर्नांडो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने बर्फीले पहाड़ों से बाहर निकलने का साहसी निर्णय लिया। हर दिन पराडो ने ऊंचे पहाड़ों को देखा, इस उम्मीद में कि अगर वे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ सकें तो शायद उन्हें कोई घाटी या सड़क दिखेगी जो उन्हें लोगों तक वापस ले जा सके। उनके पास पर्वतारोहण का कोई अनुभव नहीं था, बहुत ही कम संसाधन थे और ठंडी हवा उनके मिशन को बेहद जोखिम भरा बना रही थी। बाकी बचे लोगों ने इस खतरनाक यात्रा की तैयारी में पराडो और कनेसा की मदद की। उन्होंने विमान के मलबे से सामग्री का उपयोग करके उपकरण बनाए। 18 वर्षीय कार्लोस ने अपने सिलाई किट से एक साधारण स्लीपिंग बैग बनाया, जिसमें सीटों से निकाला गया सामग्री भरा गया ताकि रात में उन्हें गर्म रख सके। ठंड से बचने के लिए पराडो और कैनेसा ने जितने भी कपड़े मिल सके पहन लिए। 12 दिसंबर 1972 को दुर्घटना के ठीक 2 महीने बाद पराडो और कनेसा ने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ एंटोनियो विजिंटिन भी थे, जो सामान ले जाने में मदद करने आए थे। बाकी बचे लोगों ने उन्हें बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ते देखा, इस अनिश्चितता के साथ कि वे अपने दोस्तों को फिर से देख पाएंगे या नहीं। उनके लिए पहला दिन बेहद कठिन था। गहरी बर्फ में चलना हर कदम पर भारी पड़ रहा था और पतली हवा में सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपनी सारी ताकत लगा रहे थे। रात में ठंड इतनी ज्यादा थी कि चुभन महसूस हो रही थी, लेकिन वे खुद को बार बार याद दिला रहे थे कि वे सहायता पाने के करीब पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन तक खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। तब उन्होंने यह फैसला किया कि विजिंटिन को वापस दुर्घटना स्थल पर लौट जाना चाहिए ताकि दोनों लोगों के लिए खाना बचाई जा सके। पराडो और कनेसा ने आगे चढ़ाई जारी रखने का निश्चय किया। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना ही है। 20 दिसंबर को 1 हफ्ते से भी अधिक समय तक चढ़ाई करने के बाद वे आखिरकार एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे और खाने का सामान खत्म हो गया था, लेकिन नीचे घाटी की ओर देखने पर उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। वह हरी भरी घाटी और बहती नदियों का दृश्य था जिसने उनमें नई उम्मीद भर दी। उन्हें यकीन हो गया कि घाटी के नीचे लोग हो सकते हैं जो उनके दोस्तों को बचाने में मदद कर सकते हैं। इस नजारे ने उन्हें नई ताकत दी और पराडो और कैनेसा ने घाटी में नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हर कदम उनके लिए दर्द से भरा था। भूख और थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और उनके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी। कई दिनों से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने का विचार उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। 20 दिसंबर की शाम तक वे घाटी में नीचे उतर गए। अचानक उन्होंने एक मैदान में गायों का झुंड देखा। यह दृश्य उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया, क्योंकि यह संकेत था कि वहां इंसान जरूर होंगे। 21 दिसंबर की सुबह जब वे नदी के किनारे चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर दूसरी ओर से आ रहा है। वे उत्साह में चिल्लाने लगे और हाथ हिलाकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। वह आदमी, जो एक चरवाहा था जिसका नाम सर्जियो कैटालन था, उन्हें देख तो पाया, लेकिन नदी के तेज शोर के कारण उनकी आवाज नहीं सुन सका।
उसने इशारे से समझाया कि वह अगले दिन लौटेगा। अगले दिन सुबह सर्जियो कैटालन अपना वादा निभाते हुए लौटा। उसने अपने साथ एक पेन और कागज लाया और कागज को एक पत्थर से बांधकर नदी के उस पार फेंक दिया। पराडो और कनेसा ने जल्दी से उस पर एक संदेश लिखा, जिसमें अपनी स्थिति बताते हुए लिखा, मैं उस विमान से आया हूं जो पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हमारे साथ 14 लोग और जीवित हैं। हमें तत्काल मदद चाहिए। उन्होंने वह पत्थर वापस चरवाहे की ओर फेंक दिया, जिसने संदेश को पढ़ा और तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। वह मदद का आश्वासन देकर नजदीकी कस्बे की ओर भागा ताकि अधिकारियों को सूचित कर सके। यह खबर तेजी से फैल गई और उरुग्वे और चिली में बचे लोगों के परिवारों को यह पता चला कि फ्लाइट 571 के कुछ यात्री अब भी जीवित हैं। यह जानकारी सभी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 22 दिसंबर की सुबह 2 हेलीकॉप्टर बचाव दल और चिकित्सा सामग्री लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार थे। पराडो ने जोर देकर कहा कि वह बचाव दल के साथ दुर्घटना स्थल पर जाएगा ताकि वह उन्हें वहां का रास्ता दिखा सके। जब हेलीकॉप्टर मलबे के पास पहुंचा तो बचे हुए लोगों ने ऊपर देखा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार मदद आ गई है। हेलीकॉप्टर की आवाज उनके लिए चमत्कार जैसी थी। बचे हुए लोग खुशी से झूम उठे। वे एक दूसरे से गले मिलने लगे और यह समझने की कोशिश करने लगे कि उनका संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। कुल मिलाकर 45 यात्रियों में से केवल 16 लोग 72 दिनों तक संघर्ष के बाद जीवित बच सके थे। जब हेलीकॉप्टर बर्फीले एंडीज पर्वत के ऊपर से उड़ान भर रहे थे तो सभी जीवित लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके मन में संघर्ष की यादें थीं, लेकिन साथ ही वे जीवन के लिए आभारी भी महसूस कर रहे थे। सैंटियागो पहुंचने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत उनकी देखभाल शुरू की। वे कुपोषण, ठंड के कारण हुए जख्म, ऊंचाई की बीमारियों और भूख से कमजोर हो चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति का वजन काफी कम हो गया था और उनके शरीर उनकी कठिनाई की कहानी बयान कर रहे थे। जैसे जैसे यह खबर दुनिया भर में फैली, लोग फ्लाइट 571 की कहानी सुनकर हैरान रह गए। ये एक अद्भुत सहनशीलता और कठिन फैसलों की कहानी थी। हालांकि कई लोगों ने उनकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन उनके जीवित रहने के कठोर तरीकों पर भी चर्चा हुई। खास तौर पर अपने मृत साथियों के शरीर का उपयोग खाने के लिए करने का निर्णय, जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी था। बचे हुए लोगों ने इसे ईमानदारी से स्वीकार किया और बताया कि यह उनके न रहने वाले साथियों का बलिदान था जिसने उन्हें जीवित रखा। फ्लाइट 571 की कहानी मिराकल ऑफ द एंडीज के नाम से जानी गई। हर जीवित व्यक्ति के दिल में इस हादसे ने गहरी छाप छोड़ी। आने वाले वर्षों में वे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन इस हादसे की यादें और उस संघर्ष की सच्चाई हमेशा उनके साथ रही। कुछ ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, जबकि अन्य ने अपनी यादों को निजी रखा। उनके लिए हर नया दिन एक उपहार जैसा था, जिसे वे दिल से संजोते रहे। फर्नांडो पराडो और रॉबर्टो कनेसा, जिन्होंने मदद पाने के लिए असंभव लगने वाले कदम उठाए, साहस और अडिग संकल्प के प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए ताकि उन लोगों को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई। फ्लाइट 571 की यह कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह दोस्ती की ताकत और मानव इच्छा शक्ति की ऐसी मिसाल थी जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह एक यादगार गाथा है जो बताती है कि कठिन से कठिन समय में भी इंसान जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको हैरान कर गया तो आगे जो कहानी है वो आपकी सोच से भी परे है। देखिए अगले वीडियो में एक विमान हादसा जिसका सच आज भी छुपा है। सच्चाई जानने के लिए यहां क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।